नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स को देख रहे थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी में काम आ सकते हैं आपके नोट्स। और क्लास 11 हिस्ट्री के नोट्स है तो क्लास 11 की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लॉकडाउन में इन नोट्स को देख सकते हैं चैप्टर को समझने के लिए। चैप्टर 5 पर हम पहुंच गए हैं, द नोमेडिक एम्पायर। और पार्ट 2 है ये इस चैप्टर का। पार्ट 2 में ये वीडियो खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पीपीटी नोट्स हैं, इसमें इंग्लिश में बनाए हैं, इसको एक्सप्लेन मैंने हिंदी में किया है। पीडीएफ डाउनलोड अगर आपको इन नोट्स का चाहिए तो आपको इसी पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाद में मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी मेहनत है उसे मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, अच्छी बनती है वीडियोस। अगर कुछ डिफ़ॉल्ट है कि कोई चीज़ कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इन नोट्स की ज़रूरत हो सकती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। नोमेडिक एम्पायर्स और चंगेज़ खां की हिस्ट्री ये हम पार्ट 1 में देख चुके थे, ये सारी की सारी स्लाइड्स को। अब हम पार्ट 2 में कहाँ पहुँचते हैं? द मंगोल्स आफ्टर चंगेज़ खां। यहाँ तक चंगेज़ खां की हिस्ट्री तक पहुंच चुके थे। अब हम उनके बेटे और उनके पोते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनके पास पहुंचते हैं। ठीक है। अंडर चंगेज़ खां द मंगोल्स फर्स्ट सबड्यूड नॉर्दर्न चाइना एंड ईस्टर्न इस्लामिक लैंड्स। अब जो मंगोल एम्पायर था वो पूरा का पूरा जितना बड़ा था वो अकेले मंगोल चंगेज़ खान ने नहीं बनाया था। चंगेज़ खान ने नॉर्दर्न चाइना और थोड़ी सी इस्लामिक लैंड्स जो थी उसका ईस्टर्न पार्ट अपने अंडर किया था। उसके बाद का जो है फैलाव वो उनके नेक्स्ट जनरेशन ने किया था। चंगेज़ खान की डेथ 1227 में हो गई थी। उसके बाद 2 फेजेस में है, 12 से 36 से 42 तक एक पार्ट और 55 से 1300 तक दूसरा पार्ट। अब ये 2 पार्ट में इसलिए है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना 1236 से 42 तक, तब तक फिर भी जो इनके बेटे थे वो आपस में फिर भी एम्पायर को चला रहे थे ठीक ठाक, आपस में कोऑर्डिनेशन करके। और उन्होंने जो एरिया अपने मंगोल एम्पायर में शामिल किया था वो था रशियन स्टेपिस, बल्गेरिया, पोलैंड और हंगरी। उसके बाद का जो पार्ट है 1255 से, उसके बाद इनके जो नेक्स्ट जनरेशन थी, पोते जब आ गए थे तो उनमें एम्पायर को लेकर जितना जो मंगोल एम्पायर फैला था उसमें आपस में थोड़े से क्राइसिस होने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे जो मंगोल एम्पायर है था वो 4 हिस्सों में बट गया था। अब उस फेज में इन्होंने जो एक्सपांड किया था वो चाइना, ईरान, इराक और सीरिया तक किया था। और जैसे एक्सपांड होता है उसके बाद ये 4 पार्ट में मंगोल एम्पायर डिवाइड हो जाता है। अब ये जो बाकी है रशिया, पर्शिया, तिब्बत और साउदर्न चाइना, ये सारा का सारा पार्ट ये इनकी जो संतान थी बाद की लेटर मंगोल्स है उन्होंने जीता था। ये वाला जो पार्ट है यहां तक किसने फैलाया था? ये सारा चंगेज खान का था। ठीक है। The Mongols military forces met with few reversals in the decades after 1260s। जैसा कि मैंने कहा 1260 के बाद से धीरे धीरे इन में आपस में जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें कौन अब नया सक्सेशन होगा, कौन रूलर बनेगा, उसमें लेकर आपस में थोड़ी थोड़ी चीजें झगड़े होने शुरू हो गए थे। अब जो 2 मेन चीजें इसमें आती है वो क्या है? द फर्स्ट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द internal politics of succession within the Mongol family, where the descendants of Zochi and Ogodei allied to control the office of the Great Khan in the first 2 generations। अब इनके जो बेटे हैं इसको समझने के लिए पहले ये देखते हैं। ये देखिए तेमुजिन और बूटे, ये हस्बैंड वाइफ हैं। इनके जो 4 बेटे, सबसे बड़ा बेटा जो है जोची, ओगदेई, चगताई खान और तोलुई, ये 4 थे। अब शुरुआती जब 1260 से पहले तक ये चारों आपस में चंगेज खान ने इन चारों को एरिया दे दिया था कि तुम इस एरिया में अपने एम्पायर को संभालना, मतलब लेकिन फिर भी ऐसा डिवाइड नहीं किया था कि ये पार्ट इसका, ये पार्ट इसका है। उस एरिया को संभालने के लिए दे दिया था। और ये चारों आपस में कोऑर्डिनेट करके तब तक अपने एम्पायर को एक्सपांड भी कर रहे थे और उसको मैनेज भी कर रहे थे। फिर लेकिन जो इनके बाद की जनरेशन्स आती हैं जैसे मोंके, कुबलाई खां और बातू खां, इन्होंने जो डिवीजन हुआ था मंगोल एम्पायर का 4 में, जोची के जो नेक्स्ट जनरेशन थी उन्होंने होडे एक पार्ट बनाया। चगताई खां और तोलोई ने इल खान्स और तिमुरिद सल्तनत जो इंडिया में बनी थी और युआन एम्परर जो पार्ट था, बाकी के 3 पार्ट ये इन तीनों ने बनाए थे। ठीक है।
तो पहले जोची और ओगदेई, ये पहली जो जनरेशन थी ये संभाल रही थी उसके एम्पायर को. सेकंड कंपल्जन occurred as the जोची एंड ओगदेई lineage were marginalized by the today's lineage. अब जोची और जो ओगदेई हैं, ये इनके जो बड़े बेटे हैं, इनके जनरेशन और बाद में जो बाकी के दो दो छोटे बेटे हैं, इनकी जो जनरेशन आई बाद में, इन दोनों में जो आपस में हुई लड़ाइयां, उसने इस एम्पायर को वीक कर दिया. With the accession of Monke, a descendant of Toloi, military campaigns were pursued energetically in Iran. अब तोलोई का जो बेटा है मोंके, ये इसने ईरान में अपने आगे की कार्रवाई शुरू की, ईरान की तरफ बढ़ा, उसको जीतना शुरू किया. और ये जो सक्सेशन टू द ग्रेट खान्स डिडंट ऑटोमेटिकली गो टू द एल्डेस्ट सन. जैसे कि बताया कि जो सबसे बड़ा बेटा है, इसकी जो पोते थे तेमुजिन के, जो सबसे बड़े बेटे थे, उनके पास ऑटोमेटिकली नहीं गया. जो उनके पोते थे वो, उसमें बाद में लड़ाइयां हुई. बाय द 1260s, Genghis Khan's grandson were in a full-blown civil war over inheritance and fragmented the realm into 4 separate empires. अब जो 4 separate empires इनके पोतों ने जो बनाए थे, इन चाइना कौन कौन से थे? चाइना की तरफ कुबलाई खां, युआन डायनेस्टी. कुबलाई खां कहाँ है? ये तोलोई का बेटा, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, इसने युआन एम्परर्स बनाया, युआन का एम्परर बना. कहां पर? चाइना में. इन चाइना कुबलाई खान युआन डायनेस्टी. ईरान में एल खनात, ईरान यहां पर है, ईरान. और ये जो मुस्लिम वर्ड यहाँ पे एल खनात, ये भी तोलोई और चगताई खां के ही नेक्स्ट जनरेशंस थी. फिर चगताई खां के जो नेक्स्ट, जिसको तैमूर और बाबर है, ये सब जो आए थे, उन्होंने यहाँ पर ये वाला पार्ट अपने कब्जे में लिया. और गोल्डन होर्डे जो सबसे बड़ा बेटा है इसका, जोची, तैमुजिन का जो सबसे बड़ा बेटा है, उनकी जनरेशन ने व्हाइट होर्डे और ब्लू होर्डे ऐसा डिवीजन किया. खनात ऑफ गोल्डन होर्डे, ये वाले, ठीक है. और इधर कौन सा है? खनाते ऑफ द ग्रेट खान्स युआन डायनेस्टी. चारों पार्ट समझ में आए ना आपको? इन ईस्टर्न यूरोप गोल्डन होर्डे, सेंट्रल एशिया चगताई खान के जो लीडर्स थे तैमूर और डिसेंडेंट ऑफ बाबर, जिन्होंने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी इंडिया में. ईरान में एल खनत और चाइना में कुबलाई खान द्वारा स्थापित युआन डायनेस्टी. ये चारों आपको समझ में आए होंगे कैसे चारों डिवाइड हुए, उनके पोतों ने किए थे. अच्छा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मंगोल्स. अब पहुंचते हैं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मंगोल्स की कैसी थी, जो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने स्टैब्लिश किया था. मंगोल्स ज्यादातर क्या करते थे, जो एडल्ट्स हैं, मेल एडल्ट्स, उनको सेना में भर्ती करते थे. और उनकी जो अलग अलग कैपेसिटीज है, जो अच्छी घुड़सवारी ज्यादा कर सकता है, उसको सेना में भर्ती किया जाता था. जो ज्यादा ये सब नहीं कर सकता है, तो उसको शस्त्र वगैरह संभालने, ये चीजें बनाना, या फिर घोड़ों की रखवाली करना, उनको खाना खिलाना, ऐसे अलग अलग काम उनकी जो उनकी एबिलिटीज है उसके हिसाब से दे दिए जाते थे. दे कॉन्स्टिट्यूटेड द आर्म फोर्सेज व्हेन द ओकेजन डिमांडेड. और दूसरा, जब भी ओकेजन आता है लड़ाई का, तो सारे के सारे जो मेल एडल्ट्स हैं वो आर्मी में अपने आप अपनी सेवाएं देने के लिए आ जाते थे. द आर्मी ऑफ चंगेज खान वॉज कंपोज ऑफ डिफरेंट पीपल. अब ये जो अलग अलग ट्राइब्स थी, जितनी भी मंगोल की बहुत सारी ट्राइब्स थी जिसको चंगेज खान ने एक साथ किया था, तो उसकी जो आर्मी में अलग अलग लोग आ गए थे, बहुत सारी आर्मी के मिक्स थे. तो उन्होंने क्या किया, उससे पहले जो सोल्जर्स थे वो कैसे डिवाइडेड थे मिलिटरीज में, हर एक ट्राइब की अलग अलग आर्मी होती थी जैसे. तो चंगेज खान ने इस सिस्टम को हटाया और सभी को मिक्स कर दिया. मतलब जैसे ये एक ट्राइब है और ये एक ट्राइब है, उन दोनों को मिक्स किया और उनको यूनिट, डेसिमल यूनिट सिस्टम के हिसाब से उनको डिवाइड करते. जैसे 10 की सेना है, 100 की सेना है, 1000 है, 10,000 है, ऐसे. और उनके ऊपर उनके कमांडर्स उनकी एबिलिटीज के हिसाब से कि कौन किसको संभाल सकता है, कितनी बड़ी यूनिट को संभाल सकता है, उसके हिसाब से डिवाइड कर दिए थे.
नो इंडिविजुअल कुड मूव फ्रॉम हिज अलॉटेड ग्रुप विदाउट परमिशन। अब अगर कोई एक ग्रुप का, एक ट्राइब का मेंबर है और उसको ऐसे ग्रुप में डाल दिया जहां पर उसके ट्राइब के मेंबर्स कम हैं, उस यूनिट में डाल दिया, तो उसको उसी हिसाब से वहीं पर रहना पड़ता था। वो बिना परमिशन के उस यूनिट को या फिर उस आर्मी की अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर वो ऐसा करता है तो उसको बहुत ही कड़ी सजा उसके लिए दी जाती थी। दस द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स 10,000 तुमेन नाउ इंक्लूडेड डिफरेंट ट्राइब्स एंड क्लैंस। अब जो सबसे बड़ी, जो लार्जेस्ट यूनिट्स थी 10,000 की, उसे तुमेन कहा जाता था। वो अलग अलग ट्राइब और क्लैन के लोगों को मिलाकर होती थी। उसमें जैसे जैसे एक्सपांड होते गए मंगोल के ट्राइब्स के अलावा, जैसे ईरान और मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग आते गए फिर चाइना से, तो उन लोगों को भी उसमें इंक्लूड किया जाता था। द मिलिट्री यूनिट्स वर टू सर्व अंडर हिज 4 सन्स। और अब जो ये चार, इस पूरी की पूरी सेना को 4 टुकड़ियों में डिवाइड कर दिया था, और ये चारों टुकड़ियां उन 4 बेटों के अंडर में उसने, चंगेज खान ने डाल दी थी कि आप चारों को ये चारों टुकड़ियां संभालनी है। एंड स्पेशली चूजन कैप्टन ऑफ हिज आर्मी यूनिट्स कॉल्ड नॉयन। और उसके, उनके लिए भी उनको एक जो कैप्टन चूज किए जाते थे चारों यूनिट के लिए, अलग से उन्हें नॉयन कहा जाता था। अ बैंड ऑफ फॉलोअर्स हु हैड सर्व चंगेज खान लॉयली थ्रू ग्रेव डाइवर्सिटी फॉर मैनी इयर्स आल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट विद इन द न्यू रियल्म। अब इस आर्मी के अलावा और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल होते थे उसकी बाकी काम करने के लिए। उनको चंगेज खान कैसे सेलेक्ट करता था, ऐसे वो किसी रेस के हिसाब से या अपने ट्राइब के हिसाब से नहीं करता था कि ये मेरे परिवार के लोग हैं या फिर ये मेरे ट्राइब के लोग हैं तो मैं इनको चूज करूंगा, बल्कि जो उसके लिए लॉयल होते थे या फिर जो अच्छे से उसको अपनी पूरी निष्ठा के साथ उसकी सेवा करते आ रहे थे पूरे समय से, उन्हीं को चूज करता था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती करने के लिए चंगेज खान। उनकी एबिलिटी और उनकी लॉयलिटी को देखकर उनमें से जो बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, बहुत ज्यादा लॉयल होते थे, चाहे वो उसके खुद के ट्राइब के ही क्यों ना हो या ना हो, कहीं से भी हो, जो अच्छे होते थे उनको चंगेज खान टाइटल देता था ब्लड ब्रदर्स। यानी कि उन्हें अपने साथ हमेशा लॉयल रखने के लिए, जरूरी नहीं कि तुम उसको गिफ्ट्स दोगे या फिर कुछ करोगे, बल्कि उसको लॉयल रखने के लिए अपने साथ, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट्स बनाता था चंगेज खान, और उन्हें कहता था कि तुम मेरे ब्लड ब्रदर्स की तरह हो, मेरे सगे भाई की तरह हो। ही ऑल्सो ऑनर्ड हमलर पंसर्स एंड बॉन्समैन नौकर। और ऐसे कुछ और लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए, स्पेशली इसलिए कि वो लोग उसके साथ कभी फ्यूचर में दगा ना करे, उसके खिलाफ ना हो, इसलिए लोगों के साथ ऐसी अटैचमेंट्स इन टाइटल्स के थ्रू चंगेज खां बनाता था। इट डेंट प्रिजर्व द राइट्स ऑफ ऑल क्लैन chieftains and new aristocracy derived its status from its closeness to चंगेज खां। और इस तरीके से ऐसा कि एक जो मिलिट्री में एक स्टेटस पर है एक लोग, उसी का बेटा वहीं पर नियुक्त किया जाएगा, ऐसा नहीं करता था चंगेज खां। वो जो जिस हिसाब से इंसान अपनी लॉयलनेस चंगेज खां के साथ दिखाता था, उसी हिसाब से उसको एरिस्टोक्रेसी में, नई एरिस्टोक्रेसी में जगह दी जाती थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, चंगेज खां असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यूली कॉन्क्वेर्ड पीपल टू हिज 4 सन्स। अब जो भी जितना भी उन्होंने अपना कॉन्क्वेर किया था एरिया, उसको अपने चारों बेटों के अंडर में डाल दिया था, उनकी एरिया डिवाइड कर दिया था, लेकिन वो टेरिटरीज फिक्स नहीं थी। इन एरिया को उलूज कहा जाता था, 4 उलूज, लेकिन वो टेरिटरी फिक्स नहीं थी कि यहाँ तक तुम्हारा बॉर्डर है, यहाँ तक तुम्हारा बॉर्डर है। तुमको अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम आती है और दो लोगों के बीच में आता हो एरिया, तो जो पहले उसको ठीक कर सकता है वो करे। यानी कि आपस के कोऑर्डिनेशन से ही तुम लोगों को पूरा एम्पायर चलाना है, डिवीजन नहीं करना है, ऐसा चंगेज खान ने कहा था। चंगेज खान इंसिस्ट दैट हिज सन्स वुड रूल द एम्पायर कलेक्टिवली। मिलिटरी कंटिजेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रिंसेस वर प्लेस्ड इन ईच उलूज। और हर एक उलू में उसके साथ उनकी मिलिट्री कंटिजेंट्स भी स्टेब्लिश किए थे चंगेज खान के, उसके अलग से लोग जो उनके अंडर में काम कर सके पूरी मिलिट्री के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स के साथ। The sense of dominion shared by the members of the family was underlined at the Assembly of Chieftains Kurultais। अब ये जो सारे डिसीजन होते थे वो उनके बेटे नहीं लेते थे, बल्कि जितने भी चीफ्स हैं और बाकी लोग हैं मेन
लोग हैं काम करने वाले, उनको मिलाकर एक सभा जो कुरिलताई पहले से चलती आ रही थी, वही सभा बाकी के सारे डिसीजंस भी लेती थी, फिर वो चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, स्टेट से रिलेटेड हो, या फिर नए कैंपेन से रिलेटेड हो, प्लंडर जो उन्होंने किया है, लूट पार, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पैश्चर लैंड या नई जो जगह मिली है उसको कैसे आपस में बांटना है, कोई भी इस तरीके के सारे डिसीजंस कुरिलताई सभा में लिए जाते थे। रैपिड कुरियर सिस्टम कनेक्टेड डिस्टेंट एरियाज। अब जो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया था, काफी हिस्ट्री में हम ऐसे देखते हैं कि बहुत बड़ा एम्पायर इसलिए टूट गया क्योंकि सेंट्रलाइज्ड उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतने बड़े एरिया को कनेक्टेड नहीं रख पाया। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसके अच्छे से काम करने के लिए इतने बड़े एम्पायर में मंगोल्स ने एक रैपिड कुरियर सिस्टम स्टैब्लिश किया, ताकि दूर दूर दराज के जो एरिया उन्होंने जीते हैं उन पर भी निगरानी उसी तरीके से रखी जा सके जैसे सेंटर पर होती है। वो रैपिड कुरियर जो सिस्टम था उसको कैसे मेंटेन रखा जाता था, जो मंगोल नोमैड्स थे, मंगोल लोग थे, वही उसको मेंटेन करने के लिए इस कम्युनिकेशन सिस्टम को टैक्स देते थे, जिसे कुबकुर टैक्स कहा जाता था, जो उनकी अपने जो भी वो काम करते थे उसका 1/10 होता था। जैसे वो अगर चरागाह करते हैं या भूमि पर कुछ उगाते हैं, उसका 1/10 पार्ट होता था, उसे कुबकुर टैक्स कहते थे। और इसको फोर्सफुली नहीं बल्कि मंगोल लोग अपनी इच्छा से देते थे, ताकि इस सिस्टम को मेंटेन किया जा सके और उनके बदले उनको और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलते थे। कम्युनिकेशन एंड ट्रेड अंडर द मंगोल्स। मंगोल्स के अंडर में जो कम्युनिकेशन और ट्रेड था वो कैसे फला फूला था, इतना रैपिड कुरियर सिस्टम के थ्रू उन्होंने डिस्टेंट एरिया को भी अपने साथ अच्छे से जोड़ के रखा। तो बहुत लंबे लंबे अलग अलग जगह पर आउटस्कर्ट्स पे ऐसे पोस्ट बनाए जाते थे और लोगों को वहां पे नियुक्त किया जाता था, और सेम ये वही है कि उसको मेंटेन किया जाता था। अब ये मेंटेनेंस कुरियर सिस्टम को चंगेज खां कैसे करता था, उसके जो कुरियर सिस्टम को यम कहते थे इसको, और इसके जो नेक्स्ट जो जनरेशन थी उन्होंने भी इसी कुरियर सिस्टम को आगे भी स्टेब्लिश किया और उसकी स्पीड और उसकी रिलायबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया। चंगेज खान स्पीच, एक ये पार्ट कुछ एनसीईआरटी के हैं। गजन खान जो सबसे पहला एल खानिद रूलर था, कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में। उससे पहले के जो रूलर्स थे उन्होंने इस्लाम नहीं था, बुद्धिज्म था, उनका अपना भी एक धर्म था, और क्रिश्चियंस वगैरह थे, ऐसे साथ में जो इस्लामिक थे। तो जनता जो थी वो तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकती थी रिलीजन, उन पर कोई फोर्स नहीं था। लेकिन सबसे पहला जो रूलर गजन खान था इस्लाम को स्वीकार करने वाला, उसने कहा था कि बाद में ट्रेड कैसे फला फूला, अगर वो उससे पहले के जो मंगोल्स थे ये जब एक साथ इकट्ठा हुए, उससे पहले क्या करते थे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, लूट मार ज्यादा करते थे, रेड्स करते थे, और जहां पर भी जाते थे वहां पर सब जितना लूटा लूटा, बाकी सबको तबाह करके बिल्कुल खत्म करके चले आते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे मंगोल एम्पायर स्टेब्लिश हुआ, बाद के रूलर्स ने उन्होंने क्या किया कि जैसे गजन खान ने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं पीसेंट्री के साइड में नहीं हूं, मैं बल्कि ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप उन लोगों से लूटमार कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन उनको पूरी तरह से नष्ट मत कीजिए कि वो दोबारा कुछ उगा ही ना पाए। अगर वो खाना नहीं बनाए, अपना खेत में खाना नहीं उगाएंगे तो तुम्हारी टेबल पर नेक्स्ट मील आएगा कैसे। इसलिए उनको उनसे सिर्फ इतना ही लो कि वो खुद भी जिंदा रह सकें और तुम्हारे लिए भी उगा सकें। ठीक है, ऐसा करके फिर धीरे धीरे ये जो रेड्स और ऐसा लूट मार था वो सिस्टम खत्म होता चला गया और ट्रेड फ्लोरिश हुआ। व्हेन पीस वाज स्टेब्लिश्ड आफ्टर मंगो कॉन्क्वेस्ट पैक्स मंगोलिका ट्रेड कनेक्शंस मैच्योर्ड, और ऐसे फिर धीरे धीरे ट्रेड सिल्क रूट जो था उसके थ्रू चलता चला गया, मंगोलिया इन सब में बीच में आता था। कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल वाज एसेंशियल। ट्रेड के लिए अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके और ट्रैवल हो सके वो बहुत जरूरी था, तो इन्होंने एक पास बनाया ट्रैवलर्स के लिए, जिसे पर्शियन में पैजा कहा जाता था और मंगोलियन में गेरिक कहा जाता था, अपने सेफ कंडक्ट के लिए। और उसके बदले में जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो टैक्स पे करते थे मंगोल अथॉरिटी को मानते हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ चंगेज खान रूल। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स क्या थे चंगेज खान के? ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंगेज खान सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द कॉन्क्वर्ड लैंड्स बट दे वर डिप्लॉयड इन डिस्टेंट एरियाज। अब इतना बड़ा जो एम्पायर था ना, कि कभी कभी होता है कि हम कोई एम्पायर टूटता है, उसके रीजन क्या होते हैं कि
जहां पर भी जो लोग नियुक्त करता है रूलर, बाद में वो सेंट्रल में कुछ कमी आने के बाद अपना अलग से एम्पायर स्टेब्लिश कर देते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए चंगेज खान ने क्या किया था कि जैसे चाइना में अगर कोई जगह जीती तो ईरान के किसी इंसान को उठाकर वहां पर उसका सेक्रेटरी बना दिया कि वो वहां पर ये काम देखेगा। अब जो इंसान लोग मिलेंगे उसी के साथ जिसे वो अपने से कनेक्ट समझ पाएंगे, मतलब अगर चाइना के लोकल लोग हैं वो किसी लोकल इंसान को अपना लीडर बनाएंगे और उसके थ्रू अपना अलग एम्पायर स्टैब्लिश कर लेंगे। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करता था चंगेज खां कि चाइना में जो सेक्रेटरीज पोस्ट किए गए हैं वो ईरान से लाता था, और ईरान में या पर्शिया में जो है वो चाइना से उठाकर लाता था, अलग अलग जगह पर उनकी पोस्ट था, बदलता रहता था, जिससे कि उसका एम्पायर कोलैप्स ना हो और वो उसके अगेंस्ट में ना खड़े हो पाए। ठीक है। यासा लीगल कोड ऑफ चंगेज खां, और उसके लॉज क्या थे जिसके थ्रू अपना एम्पायर बनाता था। अब इतना एम्पायर बनाना है, लोगों को चलाना है, तो लॉज भी बनाने पड़ेंगे। उस लॉ का नाम था जो चंगेज खान ने बनाया था, उसे यासा कहते थे। इट इज बिलीव दैट यासा वॉज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड बाय चंगेज खां एट द कुरल्टाई ऑफ 1206। कहा जाता है कि 1206 में ही चंगेज खान ने इस लॉ को कुरल्ताई सभा में बनाया था। In its earliest formulation, term was written as Yasak, which meant law, decree, or order. By the middle of the 13th century, Mongols starting using the term Yasa in a more general sense to mean the legal code of Chengiz Khan. चंगेज खान ने शुरू में बनाया था तब इसका नाम यासाक था, और बाद में इसको जनरल सेंस में यासा कहने लगे, जिसका मतलब था कि लीगल कोड ऑफ चंगेज खान, जो चंगेज खान ने बनाया है, और उसके प्रति सभी लोग अपना लॉयल भी रहते थे कि वही लॉ बाद में भी चंगेज खान के बाद में इन्हीं लॉ को फॉलो किया गया था। द यासा वॉज द मोस्ट प्रोबेबली अ कंपाइलेशन ऑफ कस्टमरी ट्रेडिशंस ऑफ द मंगोल ट्राइब्स। अब ये लॉ क्या थे, जो मंगोल ट्राइब्स हैं उसके सोशल और इकोनॉमिक और बाकी चीजों को गाइड करने के लिए लॉ बनाए गए थे, कि जो हमारे ट्राइब के लोग, ट्राइब सिर्फ ट्राइब ही नहीं, पूरे एम्पायर के लोगों को, कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें अपने जीवन में जैसे चोरी नहीं करनी है, अगर कहीं आप ऐसा काम करते हो तो इसके लिए ये सजा है। तो वो सिर्फ ट्राइब के लोगों के लिए नहीं होती थी, जैसा जैसा एम्पायर बढ़ा बाकी एम्पायर के लोगों को भी वही चीजें फॉलो करनी होती थी। द यासा सर्व टू जॉइन टुगेदर द मंगोल पीपल अराउंड अ बॉडी ऑफ शेयर्ड बिलीव्स। और ऐसे सिर्फ सोशल लॉज, ये जो सारे लॉज थे ये उनकी सोशल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है। जैसे कोई भी एम्पायर चाहे कोई भी आए, लेकिन वो कभी भी लोगों को किसी एक रिलीजन को मानने के लिए फोर्स कभी नहीं करेगा। इस तरीके के लॉज जो लोगों की सब हर तरीके से उनकी इकोनॉमिक लाइफ को भी, पॉलिटिकल लाइफ को भी, रिलीजियस लाइफ को, सोशल लाइफ को हर तरीके से गाइड करने के लिए ये लॉ बनाए गए थे। और इन्हीं बिलीफ के थ्रू सारा का सारा एम्पायर जो था वो एक साथ जुड़ा हुआ था। इट रिकॉग्नाइज द एफिनिटी टू चंगेज खां, और इन्हीं के थ्रू वो चंगेज खां के प्रति अपना समर्पण भी दिखाते थे। एब्जॉर्ब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिडेंटरी लाइफ स्टाइल। It gave them the confidence to retain their ethnic identity and impose their law upon their defeated subjects. और इसी के थ्रू उन्हें अपनी उनकी जो एथनिक आइडेंटिटी थी कि हम मंगोल्स हैं और हम यूनाइटेड हैं, इसका कॉन्फिडेंस देता था। और जितने भी उसके बाद में डिफीटेड सब्जेक्ट्स उनके अंडर आते जाते थे, एम्पायर बढ़ता था, उन्हें भी वो लॉ मानना पड़ेगा ताकि वो उसके एम्पायर को भी माने कि हाँ हम मंगोल एम्पायर को मानते हैं, इसलिए इनके लॉ को भी हम मानते हैं। It was an extremely empowering ideology inspired by Genghis Khan's vision and was vital in the construction of Mongol universal dominion. यासा सेम एक ये पार्ट है एनसीईआरटी में पाया गया है। इन 1221 आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बुखारा, चंगेज खान हैड असेंबल्ड द रिच मुस्लिम रेसिडेंट्स एट द फेस्टिवल ग्राउंड एंड हैड एडमोनिश देम। 1221 में जब बुखारा को चंगेज खान ने जीता था तो कहा था कि उन्होंने जहां पर जितने भी मुस्लिम हो उन सब लोगों को बुलाया था, और उन्हें कहा था कि तुम सब सिनर हो और तुम लोगों को अपने पाप के बदले अपना जो वेल्थ है वो मुझे देना पड़ेगा। और ऐसा कुछ था। ये इतना ज्यादा बड़ा था ये सीन कि इसको पेंटिंग के थ्रू भी डिपिक्ट किया जाता है। और बाद में इन द लेटर 16th सेंचुरी, अब्दुल्ला खां, अ डिस्टेंट डिसेंडेंट ऑफ जोची, जोची का एक वंशज अब्दुल्ला खां उसी ग्राउंड में आया था। वहीं पर चंगेज खां ने जहां पर मुस्लिमों को उस फेस्टिवल ग्राउंड में बुखारा में बुलाया था, वहीं पर आकर उसने जब आया था तो चंगेज खां के
Unlike Genghis Khan, however, Abdullah Khan went to perform his holiday prayers there. वो वहां पर अपनी holiday prayer देने के लिए आया था, लेकिन उसके जो क्रॉनिकलर है हाफिज तानिश, उसने कहा था कि ये जो यहाँ पर आया है वो अपना चंगेज खां के प्रति लॉयल दिखाने के लिए आया है, और ऐसा कमेंट किया, दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द यासा ऑफ चंगेज खां। सिचुएटिंग चंगेज खां एंड मंगोल्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जो चंगेज खां हैं उनको हमने लाइफ देखी, उसका उनके एडमिनिस्ट्रेशन देखे, उन्होंने जो अपना एम्पायर कैसे बढ़ाया वो सब देखा। तो हिस्ट्री में चंगेज खां को और मंगोल्स को कैसे देखा जाता है, या फिर खुद मंगोल्स चंगेज खां को कैसे देखते हैं? चंगेज खां इज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज अ कंक्वेरर, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज एंड अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब बाकी जो लोग हैं वो हिस्ट्री में चंगेज खां को ऐसे देखते हैं कि जिन्हें बहुत सारी लैंड को जीता, बड़े बड़े शहरों को तहस नहस कर दिया, हजारों करोड़ों लोगों की मौत का जो कारण बना था। बट फॉर द मंगोल्स, मंगोल्स क्या मानते थे, उनके लिए तो चंगेज खां बहुत बड़ा लीडर था, जिन्होंने मंगोल पीपल को यूनाइट किया, उन्हें आपस के जो छोटे मोटे रेड्स करते रहते, लड़ाई करते रहते, उनसे मुक्त कराया, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी और नए मार्ग खोले, नए ट्रेड वगैरह, उनकी सोसाइटी को स्टैब्लिश किया अच्छे से, ट्रेड रूट्स और मार्केट्स को फिर से बनाया, मतलब उनकी लाइफ को अच्छा बनाया। मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल इन स्पाइट ऑफ देयर ऑन फेथ इन बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एटसेट्रा। द मंगोल रूलर्स नेवर अलाउड देयर पर्सनल बिलीफ्स टू डिक्टेट द पब्लिक पॉलिसी। वो ये भी कहते हैं कि इतने सारे मंगोल में धर्म थे, बुद्धिज्म था, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये मेन थे, उसके बावजूद भी मंगोल रूलर्स ने कभी भी अपने पर्सनल बिलीफ को लोगों को गाइड करने के लिए फोर्स नहीं किया कि मैं अगर बुद्धिज्म मानता हूं तो तुम लोगों को भी बुद्धिज्म स्वीकार करना होगा, या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, कुछ भी। They recruited administrators and armed contingents from various conquered lands। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में या उनके यहाँ पर सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो उनके अपने हैं या उनके ट्राइब्स के हैं, बल्कि सभी लोगों को समान माना, ऐसा वो कहना चाहते हैं इस तरीके से कि एक जगह से दूसरी जगह पर भी दूसरे देश के या फिर दूसरे लोगों को भी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी। ऑल दिस वॉज अनयूजुअल फॉर द टाइम व्हेन दे वर रूलिंग। Mongols provided ideological models for the Mughals of India। और जो तैमूर के वंशज थे बाबर, उनको भी मंगोल्स ने ही एक आइडियोलॉजिकल मॉडल प्रोवाइड किया था इंडिया में मुगल सल्तनत की स्थापना करने के लिए। Timur, another monarch who aspired to universal dominion, hesitated to declare himself monarch because of चंगेज खां। और चंगेज खां की इज्जत कहो या डर कहो, चाहे कुछ भी कहो, तिमूर जो उसका वंशज था वो भी खुद को चंगेज खां के आगे अब खुद को मोनार्क डिक्लेयर करने में हेजिटेट करता था, डरता था, या फिर जो भी था। आफ्टर डिकेड्स ऑफ सोवियत कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ कंट्री ऑफ मंगोलिया इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब बहुत सालों तक जब यूएसएसआर की स्थापना हुई और चाइना और बीच रशिया के बीच में, जैसे अभी प्रेजेंट मंगोलिया आता है कंट्री, उन कई सालों तक पहले धीरे धीरे जब एम्पायर इनका टूटा और सिर्फ मंगोलिया तक स्टैब्लिश रहा, फिर यूएसएसआर बना और चाइना और यूएसएसआर के बीच में मंगोलिया आता है, तो आपस में इनको लेकर हमेशा झगड़े ही होते रहे थे, मंगोलिया को लेकर कौन इस पर कंट्रोल कर सकता है, किसका इस पर ज्यादा अधिकार है, किसका यूज वो इस लैंड को कौन ज्यादा कर सकता है, ऐसा चलता ही रहा था। फिर यूएसएसआर ब्रेक हुआ और बाद में मंगोलिया ने अपना इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना शुरू किया, और उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए उन्होंने अपना आइडल किसको रखा, चंगेज खां को, अपनी हिस्ट्री को फिर से ये बताने के लिए कि हमारा जो पास्ट था वो कितना ग्रेट रहा था, उस चीज को आगे कैरी करने के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि हमारा पास्ट भी बहुत अच्छा रहा और हम आगे भी अपने नेशन को अच्छे से कैरी कर सकते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए चंगेज खां को उन्होंने अपनी आइकॉनिक फिगर के रूप में मंगोल पीपल के लिए रखा। ठीक है, कीवर्ड्स कुछ इस चैप्टर में आते हैं। बर्बेरियंस, जो बर्बेरियंस का मतलब होता है कि जो टर्म बर्बेरियन है वो ग्रीक बैरबरोज या फिर उस वर्ड से ली गई है। जो ग्रीक लोग थे वो जो ग्रीक नहीं है उन्हें बैरबरोस कहते थे। समवन whose language sounded like a random noise, बर्बर, मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज नहीं बोलते, जो ग्रीक नहीं है, तो उनको दूसरों की लैंग्वेज कैसे बर्बर ऐसा
लग रही है, तो उनको वो बर्बेरियंस कहते थे कि ये दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। और उससे ये धीरे धीरे ये नाम आता गया। बर्बेरियंस का मतलब होता है जो क्रूएल, ग्रीडी और पॉलिटिकल, अनएबल टू गवर्न, अपना ठीक से नहीं कर सकते हैं कुछ भी काम, क्रूएल होते हैं, ग्रीडी होते हैं, और पॉलिटिकली अपनी जगह को ठीक से गवर्न नहीं कर सकते। ऐसा इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम के साथ मीनिंग निकलते चले गए। तमा क्या होता है? द मिलिटरी कंटिजेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रिंसेस। वो चार प्रिंसेस जो थे चंगेज खां के, उनको जो अलग अलग चारों को डिवाइड कर दिया था उनकी जगह के साथ, तो उनमें जो उनको मिलिट्री कंटिजेंट्स दिए गए थे, उनको आर्मी और जो लोग दिए गए थे, उसे उन यूनिट्स को तमा कहा जाता था। अंडा, ब्लड ब्रदर्स ऑफ चंगेज खां, जिन्हें चंगेज खां ब्लड ब्रदर्स की टाइटल देता था उन्हें अंडा, मतलब जो मंगोल लैंग्वेज है उसमें। स्पेशल रैंकिंग एज हिज बॉन्ड्समैन, जो बाकी जो क्लोज और जो लोग हैं उनको नौकर कहते थे। नौकर मतलब प्रेजेंट सेंस वाला नौकर नहीं। अंडरग्राउंड कैनाल्स, कैनाथ्स कहते हैं। कुरियर सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय चंगेज खान, जो कुरियर सिस्टम चंगेज खान ने इंट्रोड्यूस किया था उसे यम कहते हैं। ये जो वर्ड है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किसी में आते हैं कि इनको मैच कीजिए इन वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ, कौन सा किसका क्या मतलब है, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर चंगेज खान का पार्ट 2 भी हमने खत्म कर लिया है इसकी हिस्ट्री को। नेक्स्ट हम फिर चैप्टर 6 लेकर आएंगे 11th क्लास का। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज, बहुत मेहनत लगती है मुझे अपनी वीडियोस बनाने में, प्लीज मेरे चैनल को आप अगर वीडियो पसंद आती है पूरी देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई चीज़ आप अगर आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी में शॉर्ट में बनाने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ अगर छूट जाती है, आपको ना समझ आती है क्लियरली, तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इसको प्लीज़ दोबारा डिस्क्राइब कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है और कोई नेक्स्ट नोट्स किसी और चैप्टर के चाहिए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं शिफ्ट करके पहले कोई और चैप्टर बना दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। फिर से जाने से पहले बोलूंगी, प्लीज जाने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।